नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सच्चाई है। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरे विश्वास, मेरी हिम्मत और मेरी नींद सब छीन ली। कहते हैं कि हर होटल के कमरों में अपनी अपनी कहानियां छिपी होती हैं। कुछ कहानियां सुखद होती हैं और कुछ ऐसी जो इंसान को हमेशा के लिए बदल देती है। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ देहरादून की ठंडी पहाड़ियों पर बसे एक पुराने होटल में, जहां मेरा हनीमून शुरू हुआ था और जहां पहली रात ने मेरी पूरी दुनिया उलट दी। मेरा नाम सोनिया है। मैं लक्ष्मी नगर, दिल्ली से हूँ। ये कोई दिखावटी परिचय नहीं, बस उस शाम की हकीकत बताने से पहले मेरा सच इतना ही है कि मैं भी कभी भूत प्रेत को बचपन से एक मजाक समझती थी। फिर मेरी शादी हुई। 4 दिन बाद हम हनीमून के लिए देहरादून पहुंचे और एक रात ने मेरी पूरी दुनिया पलट दी। इतनी सीधी बात है। होटल का नाम था हिल्स एंड हेरिटेज। बाहर से वो एक पुराना अंग्रेजी बंगले जैसा लग रहा था। ऊंचा, भारी सी भिड़ी भड़ी संरचना। अंदर कदम रखते ही लकड़ी की गंध ने गले में डाल लिया। पुराने फर्नीचर की सूखी ठंडी सौंधी खुशबू, जैसे दीवारों में समय जम गया हो। रिसेप्शन पर बैठे आदमी का नाम बख्शी जी था। चेहरे पर सदाभाव और आवाज में रूखी विनम्रता, पर आंखों के पास कुछ साया था, कुछ चुभता हुआ सा। आदित्य ने हंसकर कहा, हमारी हिल व्यू डीलक्स बुक है। बख्शी जी ने कंप्यूटर देखा, फिर धीरे से कहा, सभी कमरे फुल हैं सर, बस एक बचा है, नंबर 303। उस नंबर ने जैसे किसी ने मेरी पसली पर उंगली रख दी हो। वजह नहीं समझी मैं। सिर में एक हल्की सी ठंडक सी दौड़ी। आदित्य ने मेरे खिन्न चेहरे को देखा और मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, हमें कमरा मिल गया है, और चाबी पकड़ी। मैं उसकी आवाज में विश्वास चाहती थी, पर अंदर किसी कोने से कुछ अनजाना सा घनघनाने लगा था। होटल लंबा था। कमरे तक पहुंचने के लिए हमने 2 लंबी कॉरिडोर पार किए। दीवारों पर कटे पुराने पेंटिंग्स, रंग फीके, पर आंखें जिन पर ठहरना मुश्किल था। एक बूढ़ी औरत की तस्वीर, चेहरे की झुर्रियों में जैसे कुछ कहने का दर्द छुपा हो। एक झील किनारे की, जिसकी सतह पर अंधेरा लिपटा था, और एक छोटे लड़के की आंखें, सीधे, बेहिचक, जो तुम्हें घूरती हुई लगती थीं, जैसे अभी बोल पड़ेंगी। आदित्य मेरा हाथ पकड़ता रहा और मैं खुद से कहती रही कि ये सब घबराहट है, थकावट है। कमरा 303। एक पुराने जमाने का भारी लकड़ी का दरवाजा था। ऊपर पीतल का नंबर प्लेट टिकी हुई। चाबी घुमाई, दरवाजा थोड़ा अटका, फिर खुला। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका मेरे गालों से टकराया। ऐसी हवा जो बंद कमरे में भी बाहर की तरह ठंडी थी, हड्डियों तक घुसने वाली। कमरे में पेड़ की गंध नहीं, बल्कि लकड़ी के अंदर समाई किसी चीज की गंध थी, जैसे कोई पुराना राज। कमरे में एक बड़ा डबल बेड था, सामने कांच वाली अलमारी, बगल में एक विक्टोरियन स्टाइल का चेयर सेट और एक पुरानी खिड़की जो बालकनी में खुलती थी। बाहर धुंध फैली थी। पहाड़ों का केवल कांचा सा किनारा दिखता था और एक चुप्पी जो सिर्फ धुंध के साथ सांस ले रही हो। आदित्य ने खिड़की खोली, धीमे से कहा, देखो, रोमांस के लिए परफेक्ट प्लेस। उसकी आवाज को मैं पकड़ना चाहती थी, लौटाकर उसे अपना मानना चाहती थी। मैंने हौले से हंसी दी, पर अंदर एक ठंडी बेचैनी बैठ गई। ऐसा गिफ्यूल कि कोई हमें खिड़की से नहीं, कमरे के भीतर से देख रहा है। मैंने बैग रखा और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर चली। बाथरूम में भी वही पुराना लकड़ी का फर्श था। शीशे पर काले धब्बे, समय की परतें। जब मैं नहाकर हाथ धो रही थी, शीशे में मेरी परछाई के पीछे एक झलक सा लगा कि कोई और भी है। दिल तेजी से छाती में दौड़ा। मैंने झट से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। मेरे दिमाग ने तुरंत तर्क दिए, शादी की थकान है, नई जगह है, नींद की कमी है। पर यह कोई तर्क सबूत नहीं था। यह एक अंदरूनी सच था जो मेरी हड्डियों तक महसूस हो रहा था। कुछ कमरे के अंदर था और वह देख रहा था। रात को खाना मंगाया। आदित्य ने खाया, मैं आधा आधा। वो सामान्य था, हंसता, बातें करता, जैसे कोई असामान्य रात नहीं थी। मैं बिस्तर पर पसर गई। आदित्य जल्दी सो गया। उसकी सांसें खर्राटों के बीच गहरी थीं, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। पर्दे हवा में धीरे धीरे लहर रहे थे। घड़ी की टिक टिक जैसे किसी की लगातार गति बता रही थी, एक मशीन की तरह अटल और ठंडी। कमरे का तापमान मेरे भीतर चल रही बेचैनी के साथ और गिरता गया। आंखें कुछ पल के लिए झपकी, तभी
एक सिसकी सुनाई दी, बहुत धीमी, टूट कर आने वाली। किसी औरत की नहीं, किसी टूटे हुए दिल की सिसकी, जैसे कोई अपनी आखिरी उम्मीदें किसी एक नाम में समेट कर रो रहा हो। मैं जमकर बैठ गई। आदित्य सोया हुआ था, बेवजह नहीं। मैंने लाइट जलाई, कमरा खाली था। मैंने लाइट बुझाई और फिर भी सिसकी करीब आ गई थी, कठोरता में बढ़ती, दीवारों से उभरती। वह आवाज बगल की दीवार से आ रही थी, या कम से कम ऐसा लग रहा था। पर जो मैं महसूस कर रही थी वह दीवार के पार की आवाज नहीं थी। वो कमरे के बीच से आ रही थी, जैसे कोई दरवाजे के झरोखे में खड़ा हो और धीरे धीरे अपना दर्द बाहर निकाल रहा हो। मैंने खुद को समेटने की कोशिश की, सांस नियंत्रित की, दिमाग को चुप कराया, पर दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। हाथ ठंडे हो गए, पसीना दुपट्टा होकर मेरी कलाई पर टपकने लगा। मैंने सोचा कि उठकर आदित्य को जगा दूं, पर उसकी नींद इतनी गहरी थी और मैं डर गई थी कि उसकी आंखों में जो रवैया है वो हंसी हो सकती है। यह सब तुम्हारी कल्पना है। फिर एक और चीज हुई। कांच वाली अलमारी की सतह पर कुछ चमका, हल्की सी परछाई चली गई। मैंने देखा कि परछाई सचमुच अलग सी थी, वह मेरी नहीं थी। उसका झुकाव कुछ अलग था। आवाज फिर आई, और इस बार उसमें शब्द नहीं, सिर्फ कने कने का दर्द था, मानो कोई आखिरी बार रोकर अपना नाम पुकार रहा हो। मेरे कानों में अब केवल वही था। सोचने की हर कोशिश धुंधली पड़ने लगी। सुबह जब आंख खुली तो मैं थकान और डर दोनों में डूबी हुई थी। आदित्य नॉर्मल था, हंसता हुआ, फ्रेश। उसने मुझसे पूछा, हुन, रात कैसी रही? मैं एक पल के लिए चौंकी। किस तरह बताऊं कि कमरे ने रात भर मेरे शरीर के भीतर रेंगते हुए मेरी हड्डियों से खेला, कि एक सिसकी ने मेरी नींद चुराई, कि कमरे की खामोशी ने मेरे दिल को थाम लिया। मैंने उसे केवल कहा, ठीक है। ऐसा कहना आसान था। किसी भी रिश्ते में पहली सी खामोशी, पहली सी समझदारी की जरूरत होती है। शादी के बस 5 दिन हुए थे। मुझे उसकी आंखों में हंसी या संदेह दोनों नहीं चाहिए थे, पर अंदर, जहां मैं अकेली थी, उस रात की सिसकी अभी भी गूंज रही थी। ऐसी गूंज जिसे मैं किसी से साझा नहीं कर पा रही थी। कहूं तो लोग हंसते या बेवकूफ कहते, या फिर मानते कि यह सब फिल्म की तरह है। पर मेरे लिए वह पहली हनीमून रात केवल एक कहानी नहीं थी, वह एक घटना थी जिसने मेरी दुनिया की सीमाएं खींच दी और एक नए ठंडे जख्म को छोड़ गई थी। वह रात जिसने बचपन की मेरी अविश्वास की दीवारें अंदर से तोड़ दी। अगर मैं सीधे कह देती कि मुझे भूत की आवाजें आ रही हैं, तो आदित्य मुस्कुराकर मेरी शक्ल पर और जोर से ठाका मार देगा। उस तरह का ठाका जो कुछ भी गंभीर लगे उसे हल्का कर देता है। इसीलिए मैंने चुप्पी ही चुनी। नीचे डाइनिंग हॉल की खामोशी में मेरी भाषा अस्थाई ढाल बन गई। लोग थे, पर भीड़ नहीं। कुछ परिवार, 2-3 जोड़े और होटल का स्टाफ अपने कमाल के शिष्टाचार में मशगूल। पर फिर भी मैं भीतर से चुभती हुई किसी चीज की उपस्थिति महसूस कर रही थी, किसी देखती हुई निगाह की तरह जो बार बार मेरी पीठ पर उतरती और फिर वापस जाती। डाइनिंग हॉल के एक कोने में एक बड़ी पुरानी फ्रेम वाली तस्वीर टंगी थी। होटल के स्टाफ की एक ग्रुप फोटो, शायद किसी समारोह की। सब लोग सधी पूरी पोशाक में खड़े थे, पर मेरी नजर वहीं टिकी रही जहां एक औरत खड़ी थी। औपचारिक पोज, काली साड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, पर चेहरे की मुस्कान में कुछ ऐसा था कि स्पष्ट रूप से कुछ छुपा दिखता था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे फ्रेम से निकलकर सीधे मेरे अंदर झांक सकती हों। नाम के नीचे लिखा था मंजरी, गेस्ट रिलेशन असिस्टेंट, 1995। नाम पढ़ते ही कुछ ठंडा सा गुजर गया, जैसे किसी ने तल्ख हवा का झोंका मेरे अंदर कर दिया हो। मैं वहीं रुककर उसे देखती रही, चित्र के हर छोटे छोटे फोड़े और सिलाई रेखा तक पढ़ती रही, जैसे कोई क्लू खोज रही हूं। तभी आदित्य ट्रे लेकर पास आया। किसका स्टेयर कर रही हो इतनी देर से? उसने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में वही निश्चिंतपन था जो उसे हमेशा चाहिए होता था। दुनिया कुछ भी कहे, उसके लिए सब ठीक था। मैंने नजरें झुकाकर कहा, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। पर दिल के भीतर कुछ अटक सा गया था। नाम, मुस्कान, वह तस्वीर, सब कुछ मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। कमरे लौटकर आदित्य ने चैनल बदलते खाते टीवी चालू कर लिया और कप का कंबल ओढ़कर लेट गया। मैं दीवारों को निहारती रही, सफेद, साफ, बिल्कुल सामान्य। पर मंजरी की तस्वीर की आंखें मेरी बातों में टंगी रह गईं। उनके भीतर कोई दबा सा अंगड़ाई ले रहा था।
शाम होते होते आदित्य ने कहा, चलो लॉन पर थोड़ी वॉक कर लेते हैं। मुझे भी चेंज की जरूरत महसूस हुई, इसलिए मैं तैयार हो गई। होटल का लॉन सचमुच खूबसूरत था। सामने चोटियों की परतें, हवा में पतली ठंडक, घास पर ओस की खुशबू। पर उस सौंदर्य के बीच भी मुझे अस्थिरता थी, जैसे हर सुखद चीज के पीछे कोई शहद सी कड़वाहट छिपी हो। घूमते घूमते मेरी नजर एक स्टाफ लेडी पर पड़ी जो झाड़ू झाड़ रही थी। मैंने उसके पास जाकर बोला, वो डाइनिंग हॉल में जो पुरानी फोटो लगी है मंजरी, वो कौन थी? वह झंक कर रुकी, मुझे ध्यान से देखा, फिर गर्दन हल्की सी झुकाई और बोली, मैडम वो बहुत पुरानी बात है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो पूरा होने का इंतजार कर रहा था। मैंने उससे हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, कृपया बताओ क्या हुआ था। उसने मेरी आंखों में देखा, फिर झटक कर बोली, लोग कहते हैं उसने सुसाइड कर लिया था, पर कुछ लोग कहते हैं कि उसे मारा गया था। मेरे अंदर कुछ तेजी से धड़क उठा। रूम नंबर 33 का नाम अचानक मेरे दिमाग में गूंजा, जैसे किसी ने आकाश से मेरे नाम पुकारा हो। मैं कांपती आवाज में पूछी, क्या तुमने उसे देखा था? वह धीरे से बोली, नहीं दीदी नहीं, पर रात को कभी कभी रूम नंबर 303 से रोने की आवाज आती है और कुछ मेहमान सुबह बदली बिना बताए चेकआउट कर जाते हैं। वह इतना कहकर चल दी और मैं वहीं ठहर कर सूखे पत्तों की तरह बिखर गई थी। ठंडी हवा, घास की गंध और अपनी धड़कन की जोरदार गूंज के बीच वापसी का रास्ता आसान नहीं था। उस पुलित सा एहसास ने जकड़ लिया था कि मंजरी सिर्फ फोटो में नहीं रह गई थी, वह दूर से धीमे धीमे मेरे साथ आ रही थी। कमरे में लौटकर मैं चुप सी हो गई। आदित्य हंसता हुआ टीवी के पास बैठा था और उसके लिए यह सब मजाक था, जिसके कारण उसकी नींद गहरी थी और उसकी सहजता एक प्रचंड सुरक्षा कवच की तरह दिखती थी। पर मेरे लिए यह अब हल्का नहीं रहा। मेरे अंदर की आवाज बार बार कह रही थी, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा पर महसूस हो रहा है। मैं वॉशरूम गई, शीशे के सामने खड़ी हुई और अपने चेहरे को देखा, पर उस शीशे में मेरे अलावा कुछ और भी झिलमिला रहा था। एक साया, एक आहट, कुछ कुछ जो मेरे कंधों के पास खड़ा था। मैं खुद से कहती रही कि यह सब बस दिमाग की चाल है, पर मेरे गले में एक सूखी खराश थी और हाथों के पंजे कंपकपाने लगे थे। बाहर आकर बेड देखी, आदित्य कंबल में लिपटा चैन की नींद ली हुई। मैं चुपचाप दूसरे किनारे पर लेट गई और रजाई में खुद को घेर लिया। कमरे का सन्नाटा और बाहर की हवा की सरसराहट, बस वही आवाजें थी जो मुझे मेरी हार्ट बीट से जोड़ रही थीं। आधे घंटे बाद जब सब तरफ गूंज सी फैल गई थी, मैंने महसूस किया कि कमरे में कहीं बहुत धीमे कदम चल रहे हैं। इतनी धीमी आवाज कि कोई ध्यान न दे तो सुनाई भी न दे, पर मैं पूरी तरह सतर्क थी। कान उठाकर सुन रही थी, आंखें आधी खुली। सामने दीवार के पास वही पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। उसकी बगल में मुझे परछाई हिलती हुई सी दिखी, एक आकृति जो दीवार के साथ सरक रही थी, रुक रुक कर ठहरती थी, जैसे कोई किसी चीज को तलाशी ले रहा हो। हर उसकी हरकत इंसानी थी, लेकिन किसी इंसान की नहीं। हिलना, ठहरना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना, एक अजनबी निर्देश से संचालित। फिर मैं बोली सी सुनने लगी, एक औरत की फुसफुसाहट इतनी धीमी कि वह मेरे कान के बिल्कुल पास आकर कुछ कह रही हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? आवाज ने मेरी रूह में किरकिराहट छोड़ दी। अगली बात में उसने दोहराया, तुम मेरी जगह पर क्यों आई हो? यह सवाल मेरे अंतर्मन के सबसे छिपे हिस्से में गूंजा, ठाव ठाव पर चोट करता हुआ। मेरी बात पर आदित्य को जगाना चाहा, पर उसकी नींद इतनी गहरी थी कि मेरी हरकतें उस पर असर नहीं कर रहीं। मेरी आवाज भीतर ही कहीं घुटती रही, गला सूख गया था, सांसें तेज, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं सिर्फ आंखों से दुनिया देख रही थी, पसीने से भीगी हुई, और उस साए की तरफ ताक रही थी जो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ रही थी, इतना करीब कि उसकी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू सकती थी। और तभी उस फुसफुसाहट ने मेरे कान के बिल्कुल करीब आकर धीमे से कहा, इतने हल्के कि शब्द कानों में घुसते ही घुस गए और रूह में लिख गए, तुमने मेरा नाम पढ़ा था, तुमने मेरा चेहरा देखा था। मैं गूंगी होकर वहीं फर्श पलंग के बीच गिरी रही, सिर्फ देख सकती थी, बोल नहीं पा रही थी। वो परछाई अब कमरे के बिल्कुल बीचों बीच आ चुकी थी। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, कमरे की हवा और भारी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मेरी सांसें फंसी फंसी सी चल रही थीं, गले में जैसे कोई हाथ दबा रहा हो।
आंखों के सामने काला धुंधलका छाने लगा था और उस परछाई के अंदर, हाँ वहीं, धीरे धीरे एक चेहरा उभर रहा था। एक औरत का चेहरा, माथे पर लाल बिंदी, बिखरे लंबे बाल और वो डरावनी जली सुनी सी खाल, जैसे उसका चेहरा आग में झुलस गया हो और फिर पत्थर बन गया हो। वो परछाई अब मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास आ गई। मैं बस जमी रही, सांस रोककर। उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और तभी धड़म, जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैं चीखते हुए उठ बैठी। सोनिया! क्या हुआ? आदित्य घबराकर मेरी तरफ झुक गया। मैं हाँफ रही थी, गला सूख गया था। मैंने किसी को देखा। यहाँ कमरे में एक औरत थी, वो कुछ कह रही थी। आदित्य ने तुरंत लाइट ऑन की। उसने पूरे कमरे को पलट कर देख लिया, खिड़की, अलमारी, पर्दे, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, यहाँ कोई नहीं है, शायद बुरा सपना देखा तुमने। लेकिन मैं जानती थी कि यह सपना नहीं था। ऐसा कैसे सपना हो सकता है जब अब भी कमरे में उस चेहरे की सड़ी हुई गंध तैर रही थी, जब अब भी मेरी गर्दन पर उसकी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। उस रात मैं दोबारा सोई ही नहीं, बस आंखें बंद किए कंबल में दुबकी रही, कांपती रही। मन ही मन एक ही सवाल गूंजता रहा, अगर वो सपना था तो फिर वो कौन थी और उसने मुझसे बात क्यों की? उस रात के बाद सब बदल गया। मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश करती, बस थकान है, बस दिमाग का खेल है, उतना ही यकीन बढ़ता कि नहीं, ये हकीकत है, कुछ तो है इस कमरे में। और सबसे भयानक बात यह थी कि अब वो चीज कमरे तक सीमित नहीं रह गई थी। धीरे धीरे वो हमारे बीच, हमारे रिश्ते में घुसने लगी थी। आदित्य का व्यवहार बदलने लगा। वो जो हमेशा हंसता था, मजाक करता था, मुझे देखकर खिल जाता था, अब उसका चेहरा गंभीर हो गया था। मेरे सवालों का जवाब या तो चुप्पी होती या फिर अचानक भड़ककर गुस्सा। और उसका मेरे करीब आना, वो तो और भी अजीब हो गया। पहले जब वो मुझे छूता था तो उसमें प्यार होता था, एक अपनापन। लेकिन अब उस स्पर्श में एक भूख थी, जैसे वो मुझे चाहता नहीं, बस मुझ पर कब्जा करना चाहता हो। और उसके हाथों की ठंडक, उसे महसूस करते ही मेरी रूह कांप जाती थी। ये सब धीरे धीरे और बढ़ गया। एक रात करीब 1:45 पर मेरी नींद झटके से टूटी। मैंने देखा आदित्य बिस्तर से बाहर खड़ा था, अंधेरे में खिड़की की तरफ देख रहा था। मैंने धीरे से कहा, आदि क्या कर रहे हो? वो चुप, कोई जवाब नहीं, बस खड़ा रहा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, मगर उसकी सांसें वो किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। भारी, गहरी, जैसे सीने के भीतर कोई और सांस ले रहा हो। मैं डरते डरते उठी और उसके पास जाकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसी पल उसने बिजली की रफ्तार से मेरी कलाई पकड़ ली, इतनी जोर से कि हड्डी चटकने लगी। वो मुड़ा, उसकी आंखें मेरी आंखों में ढंसी हुईं और बोला, अब तू डर रही है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसकी आवाज आदित्य की नहीं थी, भारी, ठंडी, और उसमें एक ऐसा ठहाका छुपा था जैसे कोई मुझे तंग करने में मजा ले रहा हो। मैं बुरी तरह कांपने लगी, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं बिस्तर के कोने से टकराई, सिर घूमने लगा, पर दिल में एक ही सवाल था, ये आदित्य है या कोई और? कुछ ही पलों बाद वो चुपचाप बिस्तर पर वापस आकर लेट गया, कंबल ओढ़ लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब नींद खुली तो वो वैसे ही मासूम सा लेटा था। मैंने धीरे से पूछा, आदि रात को उठे थे क्या? उसने चौंक कर कहा, क्या? नहीं तो क्यों पूछ रही हो? मैंने उसकी आंखों में झांका। साफ था उसे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद था। उसका चेहरा, वो आवाज, वो शब्द। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब डर सिर्फ उस मंजरी से नहीं था, डर उस आदमी से था जिससे मैंने शादी की थी। उसके होठों पर अब मुस्कान नहीं, घृणा थी। उसके स्पर्श में अब गर्माहट नहीं, बल्कि बर्फीले सांप की ठंडक थी। हर सुबह मैं खुद को समझाती, ये बस एक फेज है, शायद काम का तनाव। लेकिन रात ढलते ही जब उसकी आंखों में मंजरी उतर आती तो यकीन हो जाता, ये रुकने वाला नहीं है। मंजरी अब सिर्फ मेरी नींदें नहीं चुरा रही थी, वो मेरी जिंदगी चुराने आई थी। धीरे धीरे हर रात एक युद्ध बन गई। दिन में सब सामान्य लगता, होटल का स्टाफ, धूप में चमकता लॉन, कॉफी की महक और आदित्य की वो पुरानी झलक। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, दीवारों पर रोशनी मटमैली पड़ती, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता, शरीर अपने आप अलर्ट हो जाता।
क्योंकि अब साफ था, मंजरी सिर्फ एक भूत नहीं थी, वो एक अधूरी कहानी थी। घिन, दर्द और नफरत से भरी टूटी हुई कहानी जो धीरे धीरे मेरे सामने खुल रही थी। उस दिन आदित्य लॉबी में कॉल पर था और मैं अकेली कमरे में बैठी थी। मन में आया कुछ खोजूं, शायद कोई कागज, कोई पुराना दस्तावेज, मंजरी की सच्चाई से जुड़ा कुछ। तभी मुझे याद आया, लॉबी की दीवार पर जहां वो पुरानी फोटो लगी थी, उसके बगल का छोटा कमरा जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस दिन दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं धीरे से वहां गई, दरवाजे को धकेला। अंदर एक छोटा सा रिकॉर्ड रूम था। दीवार पर टंगी अलमारी, फर्श पर कागजों से भरे बॉक्स और कोने में कुछ पुराने रजिस्टर। कमरे में घुटन सी थी, जैसे किसी ने सालों से खिड़की नहीं खोली। और उसी घुटन के बीच मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही उस जगह में कदम रखा, मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगता था सीने से बाहर कूद जाएगा। समझ नहीं पा रही थी कि मैं वहां आखिर ढूंढ क्या रही हूं, लेकिन अंदर कहीं गहराई से महसूस हो रहा था, मंजरी की कहानी, उसका रहस्य इसी हवा में दफन है। मैंने कांपते हाथों से पुराने रजिस्टर पलटना शुरू किए। पन्नों पर धूल और सीलन की गंध थी और हर पन्ना पलटते ही कमरे की खामोशी और भारी हो जाती। अचानक एक रिपोर्ट पर नजर ठहर गई। स्टाफ मिसिंग रिपोर्ट, मंजरी, 14 नवंबर 1975। तारीख पढ़ते ही मेरी उंगलियां कांप गईं, दिल में ठंडक उतर गई। लिखा था कि मंजरी अचानक गायब हो गई और फिर कभी उसकी कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ने भी कोई औपचारिक केस दर्ज नहीं किया, बस एक अंदरूनी नोट बना था, मंजरी बिना बताए चली गई। लेकिन उसी फाइल में नीचे एक और पन्ना क्लिप किया हुआ था। उस पर सिर्फ ये लिखा था, नंबर 303, चाबी वापस नहीं मिली। मेरे पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। वही कमरा, 33, वही जिसमें हम ठहरे थे। मंजरी के बाद उस कमरे की चाबी कभी लौटी ही नहीं। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई, हाथ में वो कागज पकड़े। मन बार बार सोच रहा था, आखिर मंजरी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस जगह की दीवारों, हवा और सन्नाटे में घुल गई है, जैसे अभी भी उसी कमरे में सांस ले रही हो। मेरी आंखों के सामने धुंधला धुंधला एक चेहरा बनने लगा, वही चेहरा जो रात के अंधेरे में मेरी नींद चुराता है, मेरी सांसों से खेलता है। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, क्या कर रही हो यहां? मैं चौंक कर उठी, देखा तो आदित्य था। घबराकर मैंने तुरंत वह पन्ना वापस रख दिया। कुछ नहीं, ऐसे ही लॉबी में घूम रही थी। मैंने मुस्कान बनाने की कोशिश की, मगर अंदर से टूट चुकी थी। उसे सच नहीं बता सकती थी, जितना बताती उतना ही वो मुझे पागल समझता। लेकिन अब मुझे साफ दिख रहा था, मंजरी की सच्चाई मुझसे छिपी नहीं है। उस रात जब हम कमरे में लौटे, मैंने टीवी तो ऑन कर दिया था, मगर ध्यान कहीं और था। मेरी निगाह बार बार उस अलमारी पर जाती थी जहां पिछली रात कोई परछाई हिली थी। आदित्य नहाकर आ गया, चेहरे पर हंसी थी। आज मूड है थोड़ा रोमांटिक होने का, उसने कहा। हनीमून पे आए हैं बेबी, इतना सीरियस क्यों रहती हो? उसकी मुस्कान गर्मजोशी लिए थी, लेकिन जाने क्यों उसकी आंखों में एक ठंडी परत दिख रही थी, कुछ अनजाना, कुछ मंजरी सा। हम बिस्तर पर लेट गए। जैसे ही उसने मुझे छूना शुरू किया, मैंने उसका हाथ थाम लिया और धीमे से पूछा, आदित्य, तुम्हें मंजरी नाम की कोई लड़की याद है? वो कुछ पल मेरी आंखों में देखता रहा, फिर हल्का सा हंसा। नहीं, पर तुम्हें क्यों याद आ रही है? मैं जवाब देने ही वाली थी कि उसकी पकड़ अचानक कड़ी हो गई। उंगलियों का स्पर्श ठंडा और सख्त। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वह मेरे कान के पास झुका और आवाज में एक अजनबी सर्दपन घुला था। मंजरी को कोई याद नहीं करता, मंजरी खुद याद आती है। ये आदित्य की आवाज नहीं थी। मेरा दिल बैठ गया। अब यह सिर्फ डर नहीं था, यह खतरा था। मेरी जान दांव पर थी। उसके बाद से रातें बदल गईं। दिन में सब सामान्य लगता, पर रात में आदित्य का शरीर किसी अजनबी सा हो जाता। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी, उसका स्पर्श अतिक्रमण सा। हर रात कोई औरत, मंजरी, उसके अंदर से मेरे करीब आती थी। कमरा नंबर 303 अब बस एक कमरा नहीं था, यह मंजरी का इलाका था। असली मालकिन वही थी और हम दोनों सिर्फ किराएदार। उस शाम बाहर बारिश हो रही थी। कमरे की लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। आदित्य जल्दी लौट आया। उसने दरवाजा बंद किया, खिड़की की ओर देखा और बत्ती बुझा दी। हवाओं की सीटी जैसे चेतावनी दे रही थी। वो बिना कुछ बोले मेरी तरफ आया
और मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे बिस्तर पर खींच लिया। मैंने सोचा शायद बस प्यार जता रहा है, पर उसकी पकड़ इतनी कस गई कि मेरे होंठों से कराह निकल गई। आदि, धीरे, मैंने कहा। उसने मेरी गर्दन पकड़ी, आंखों में घूरते हुए बोला, अब यह शरीर मेरा है, मैं जो चाहूं वही करूंगा। उस आवाज में आदित्य कहीं नहीं था, वही ठंडी, भारी, सड़ी हुई आवाज। मैंने कांपते हुए धक्का दिया, मगर उसका शरीर पत्थर सा भारी हो चुका था। उसके सांसों की बदबू मेरी सांसों में घुस रही थी, वैसी ही बदबू जो उस दिन सूटकेस खुलते वक्त उठी थी। तुम कौन हो? मैंने रोते हुए पूछा। उसने मेरी बाहों को जोर से पकड़ते हुए जवाब दिया, मैं ही हूं मंजरी। अब मैं इसी जिस्म के अंदर हूं जो तू अपना कहती है। आदित्य अब तेरा नहीं, मेरा है। मेरे सीने में सब कुछ जम गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर नफरत से भरी मुस्कान। वो मेरे कान के पास झुका और फुसफुसाया, तू सोच रही है तेरा पति जिंदा है? उसने तो उसी रात दम तोड़ दिया था जब मैंने पहली बार उसमें दाखिल हुई थी। मेरे होश उड़ गए। कमरे की दीवारें जैसे मेरे ऊपर गिर रही थीं। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में कमरे को सफेद कर देती और उसी रोशनी में उसका डरावना चेहरा दिखता, फिर अंधेरे में गायब हो जाता। किसी तरह मैंने उसे जोर से धक्का दिया और बिस्तर से गिरते गिरते उठकर बाथरूम की तरफ भागी। अंदर घुसकर दरवाजा बंद किया और दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। बाहर बारिश की आवाज अब मौत की दस्तक जैसी लग रही थी और मैं समझ चुकी थी, आज की रात मैं इस कमरे में अकेली नहीं हूं। मगर सबसे भयानक एहसास तो वही था जो बाथरूम के दरवाजे की पिछली दरार से आया था। मैंने नीचे से उसकी परछाई देखी, ठीक उसी तरह जैसे कोई आदमी खड़ा होकर तुम्हें नीचे से घूर रहा हो। वह बिल्कुल वहीं खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिना श्वास के इंतजार करते हुए, जैसे किसी दरिंदा को अपनी शिकार के बेहोश होने तक सहना पसंद हो। मैं कपकपी कर रही थी। आलम यह था कि डर से नाक निकल सी सूख गई थी और रात भर मेरी सांसें तेज तेज चलती रहीं। आखिर डर से बहककर मैं वहीं बाथरूम के फर्श पर बैठी रह गई और किसी तरह उस पर नींद सा छा गया। सुबह हुई तो मेरी आंख खुली। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। आदित्य बिस्तर पर लेटा था, बिल्कुल शांत, जैसे कल रात कुछ भी हुआ ही न हो। उसकी बाहें उसी तरह बिछी थीं, उसकी सांसें सामान्य, पर मेरे पास उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। अब मैं जान चुकी थी कि आदित्य वही आदमी था जिसे मैंने चुना था, पर अंदर से वह मेरा आदित्य नहीं रहा, कोई और। एक आवाज, एक इच्छाधारी साया उसके ऊपर बैठ गई थी। मंजरी ने सिर्फ कमरे पर कब्जा नहीं किया था, उसने मेरे पति के शरीर पर अपनी ठंडी, चिपचिपी मौजूदगी फैला दी थी। हर रात वह आदित्य के माध्यम से मेरे चारों ओर हाथ बटोरती थी। मेरे कंधों पर, मेरी पसलियों पर कुछ अदृश्य उंगलियां तलाशी लेती थीं। रात रात भर छूना, सांसों में घुसना, नींद में खींचना। ऐसा लगता था जैसे कोई औरत मेरे पति की हड्डियों के अंदर से मुस्कुरा रही हो। तुम ठीक हो? मैंने एक रात खामोशी तोड़कर कहा था, पर आदित्य ने आंखें खोलकर नहीं देखा। उसने बस धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूं, और फिर सो गया। वह ठीक का बोझ अब किसी अजनबी की आवाज से भारी लगने लगा था। मैंने रिसेप्शन पर कई बार देखा, बख्शी की आंखों में हर बार कुछ छिपा हुआ सा चमकता था, जैसे वह जानता हो कि मैं अंदर से समझ चुकी हूं। एक बार मैंने उससे सीधा पूछा, रूम नंबर 303 के बारे में कुछ पता है? उसने बचते हुए मुस्कुराकर सरप्लस की तरह कहा, कहानी सी सुनते हैं लोग, कोई अनबन, कोई छुट्टी, और बातचीत उलट दी। पर उसकी आंखों की परछाई बात कुछ और ही बता रही थी, खौफ और एक तरह की शर्मिंदगी। उसी रिसेप्शन के स्टाफ रूम में, जहां पुराने रजिस्टर और फाइलें रखी रहती थीं, मुझे बार बार खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अधूरा जवाब मेरी तरफ खींच रहा हो। अगली सुबह जब आदित्य लोभी में गया था और मैं अकेली थी, मैंने चुपके से उस स्टाफ रूम में घुसकर पुराने रजिस्टरों और रिपोर्टों की तह खंगाली। लगभग 15 मिनट तक फाइलों के बीच हाथ चलाने के बाद मैंने एक फाइल खींची जिस पर हाथ से लिखा था, अनसुलझा मामला, मंजरी 1955। फाइल खोलते ही मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहां कागजों पर लिखा था कि मंजरी ने आत्महत्या नहीं की थी। उसकी गुमशुदगी के एक हफ्ते बाद जो कोई बुजुर्ग मेहमान रूम नंबर 303 में ठहरा, उसे अजीब से सपने आने लगे। सपने नहीं, दृश्य, इतने साफ और अकारण कि वह शख्स रातों में भी सवेरे उठकर चिल्लाता था,
हर बार मंजरी उसी कमरे के कोने में अलमारी के पास खड़ी दिखती थी। चेहरा खून से सना, नाक से काला, चिपचिपा तरल बह रहा था। उस मेहमान ने होटल छोड़ते समय एक पत्र छोड़ा था। रूम नंबर 303 में कोई दफन है जो जिंदा है या जिंदा दफन किया गया था। होटल वालों ने उस पत्र को अनदेखा कर दिया। फाइल में एक और नोट मिला, होटल के पुराने केयरटेकर रामस्वरूप का। उसने लिखा था, एक रात मैंने अपनी आंखों से देखा मंजरी को कमरे में घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। उसके मुंह पर कपड़ा दबा हुआ था, वह हाथ पांव मार रही थी। अगले दिन बख्शी साहब ने कहा कि मंजरी भाग गई। रामस्वरूप के शब्दों की चिकनाहट ने मेरे गालों पर पसीना भेज दिया। तस्वीर अब साफ हो रही थी। मंजरी मारी नहीं गई थी, उसे किसी ने जिंदा दफन कर दिया था। कमरे की दीवारों के पीछे किसी अंधेरे में सांसें रुकने के साथ साथ उसकी जिंदगी दबा दी गई थी, और शायद इसी कड़वी दफन की वजह से उसकी आत्मा अब बेचैन, नफरत से भरी पुरुषों के शरीरों में उतरकर बलपूर्वक प्यार चाहने लगी थी। जब वह जिंदा थी उसे दबाया गया, बेबस किया गया। अब वह उसी बेबसी का बदला चाहती थी। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी रही, आंखें खुली। अलमारी की ओर घूरते हुए मैंने वही पैनल देखा जिसके किनारे लकड़ी थोड़ी अलग सी दिखती थी। हर बार वही जगह से बदबू आती थी, मिट्टी और सड़े हुए कपड़ों की गंध, और कभी कभी किसी ढलते हुए फल जैसा मीठा गलन भरा बदबू जो नाक में घुसकर पांव झकझोर देती है। आदित्य बगल में सोया था, पर उसकी गर्मी अब उसी अजनबीपन सी लगती थी जैसे मंजरी की सिसकियां। मैं अपने आप को बार बार समझाती कि यह सब मेरे दिमाग का खेल है, पर तब मेरे कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, धीमी, दोहरे सुरों में, जैसे दीवार के अंदर से कोई जबान बाहर झांक रही हो, तू मेरी जगह आई है, अब तू भी वैसे ही जाएगी। यह कोई पुकार नहीं थी, यह चेतावनी थी। मैं समझ गई थी मंजरी अब खामोशी से किसान की तरह खेत जोतती है, शिकार ढूंढ रही है, और मैं उसकी अगली निशान थी। मन के किसी हिस्से में एक ठंडा गहरा घाव खुल गया। क्या मैं यहां से भाग जाऊं? पर मैं ठहर गई। सच्चाई जानने की एक पागल आत्मघाती ठान मेरी रीढ़ की हड्डी में चुभ रही थी। मैं तय कर चुकी थी कि तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मंजरी के सामने की सच्चाई मेरे सामने न आ जाए, भले ही जान जोखिम में क्यों न पड़े। आधी रात ने अपनी उंगलियां और गहरी कर दी। फिर वही पुरानी सिसकी, पर अब वह किसी औरत की नहीं रही, वह किसी जानवर जैसी भयानक आवाज थी। दीवारों के अंदर से किसी के नाखून के कपड़े पर रगड़ने की आवाज। कोई मिट्टी खुरच रहा था, कोई भीतर से खुद को स्याह मिट्टी में रगड़ रहा था और फिर किसी को पुकार रहा था। मैं बिना सोचे उठी और अलमारी के सामने खड़ी हो गई। खिड़की की हल्की रोशनी में मैंने देखा अलमारी के दाहिने कोने पर वही पतली दरार, पर अब थोड़ी बड़ी, जैसे कोई अंदर से लगातार उसे खोद रहा हो। मेरे सीने में धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में रक्त गूंज रहा था, पर फिर भी किसी अदृश्य खिंचाव ने मुझे आगे खींचा। कदम थोड़े, सांस छिनकर मैं दरार के सामने आई। मैंने उंगली से उसे हल्के से छुआ। लकड़ी ठंडी, नम और फफूंदी की तरह थोड़ी सी चिपचिपी थी। तभी बिना किसी चेतावनी के पैनल के भीतर से एक धीमी, भीतर की तरफ की धड़ाम सी हुई। लकड़ी अंदर से धड़ाम से डोली और गहरी अंधेरी आवाज ने कमरे को भर दिया। उस आवाज में मिट्टी की महक, रेत की खरोंच और किसी के भीतर से आ रही लंबी थकी हुई सांसें थीं। मेरे हाथ कांप गए, आंखों से आंसू और पसीने का नमक एक साथ टपका। कमरे की हवा जैसे एक पल के लिए रुक गई और फिर किसी ने भीतर से अपना एक उंगली नाखून दरार के बीच से बाहर खिसकाया। सूजी हुई, मिट्टी लिपटी उंगली, और मेरे सामने अंधेरे ने अपनी हड्डियों का बॉर्डर दिखाया, जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया हो। मेरा एक कदम पीछे हट गया। दिल मेरी पसलियों से टकराता हुआ थरथराने लगा और उन आंखों को हटाने की हिम्मत नहीं थी। सांसें टिक सी गई थीं, गला सूख गया था। लेकिन अलमारी अब शांत नहीं रही। दरवाजे के उस पैनल से गर्म, सड़ी सी बदबू उठने लगी, वैसी बदबू जो महीनों से गीला कपड़ा किसी ढीठ डिब्बे में बंद होने पर छोड़ता है। बदबू के साथ कुछ और भी था। एक गोंद सा चिपचिपा स्वाद मेरे मुंह में फैल गया, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल रहा हो। मेरी रूह अंदर से कंपन करने लगी थी। फिर कमरे के अंदर से अचानक एक झटका हुआ। किसी ने पैनल को बाहर की ओर जोर से धक्का मारा। लकड़ी टूटकर चीर गई।
जिस खाली हिस्से से रोशनी छिपी थी उसी से पहले संकुचित उंगलियां बाहर निकली। काली, गल चुकी त्वचा, टूटे फटे नाखून, खून से सने हुए। वे उंगलियां किसी को भीतर से बाहर खींचने की कोशिश कर रही थीं या अपने आप को बाहर निकाल रही थीं। यह फर्क नहीं समझ आ रहा था। उसके बाद वही टूटा हुआ पैनल और जोर से हिलकर गिरा और उससे एक चेहरा झांका, मंजरी का चेहरा। मगर यह मंजरी कई बार रो रही, दबी हुई मंजरी नहीं थी जिसे मैं जानती थी। उसकी त्वचा झरत सी पड़ी थी, मानो तांबे की परत गलकर टपक रही हो। बाल उलझे हुए, आंखें ढंसी हुई और पूरी तरह सफेद। मुंह से खून और कीड़ों की तरह कपकपाकर गिरती चीजें टपक रही थीं। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई, एक मुस्कान जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। फिर वह आवाज निकली जो पहले कभी नहीं सुनी थी, अब मैं आ गई हूं और अब तू नहीं बचेगी। मेरे गले से चीख निकलनी चाहिए थी, पर आवाज अंदर अटकी रही। मैंने महसूस किया कि होश उखड़ रहा है, शरीर बेहोशी की कगार पर था। तभी आदित्य की आंखें खुली। उसने पहले मुझे देखा, फिर टूटे पैनल की ओर। बिना बोले वह खड़ा हो गया। मैं अंदर से समझ गई, ये वही आदित्य नहीं था जो मेरा हाथ पकड़कर हंसता था। उसकी चाल में कोई नरमी नहीं थी, गर्दन हल्की झुकी हुई थी, आंखें ऊपर की ओर अटकी हुई थीं, जैसे कोई मंजरी उसके भीतर से मेरी तरफ देख रही हो। वह मेरे पास आया, पर उसकी चाल, उसका मुंह, उसकी लय, सब कुछ बदल चुका था। उसके होंठों पर जो मुस्कान थी उसमें मानो मेरी मौत की साजिश की गर्माहट थी। वो मेरे ऊपर झुका और धीरे से बोला, पर आवाज आदित्य की नहीं थी, वह मंजरी की आवाज थी। सूजी सी, जली सी, उसमें गुस्सा, दर्द और पागलपन एक साथ घुले हुए थे। आज तू जाएगी, उसने कहा। मेरे भीतर से एक चीख निकली, दिल से निकली, मगर हवा में बिखर गई। किसी ने सुनी ही नहीं। उसने मेरी गर्दन पर हाथ कस दिया। उसका स्पर्श अब मानवीय नहीं रहा। यह किसी चीज की पकड़ थी, किसी इच्छा की जो मेरे मांस पर पैर पसार रही हो। उसने इतनी ताकत से दबाया कि मेरे सीने से हवा निकलते हुए चुभती आवाज निकली। हड्डियों के भीतर कुछ छिल गया सा लगा। मैंने रोते हुए कहा, प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हें क्या किया? मेरी आवाज टूटती चली गई। उसने छोटे से होठों के बीच एक तरह की उबलती हंसी निकाली, जिसमें कीड़े और गली खपची गंध घुल रही थी। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने कहा, या आदित्य ने कहा, पर तू वही है जिसने मेरी जगह ले ली। मैं मरी और तू आ गई। अब मुझे भी तुझे वैसा ही मिटाना है, ठीक वैसे जैसे मुझे मिटाया गया था। अब तू भी दीवार के पीछे जाएगी और तेरे मुंह से कोई चीख नहीं सुन पाएगा। उसकी आवाज में एक तीखी संतुष्टि थी। उसकी सांसें सड़ी हुई लग रही थीं। मुंह से निकलती हवा में एक खट्टी धातु सी गंध थी जो उल्टी का एहसास कराती थी। उसने मुझे बेड से उठाकर फर्श पर पटक दिया। मैं जड़ सी रह गई, हाथ पैर सुन्न, आंखें नम। उसने झुकी हुई आंखों में मेरी निगाह पकड़ी और फिर अचानक से ऐसा चीखा, एक आवाज जिसमें गुस्सा, दर्द और पागलपन तीनों एक साथ फूट रहे थे। उसके बाद उसने मेरी गर्दन पर फिर से ताकत से हाथ मारा। मुझे धक्का मिला और मैं फर्श पर गिर गई। सांसें तेजी से छूट रही थीं। हर एक सांस मेरे लिए संघर्ष थी। उसके पास खड़े होकर या उसके भीतर बैठे उस कुछ ने मंजन सी हंसी के साथ कहा, अब तेरा नंबर है। मैं संघर्ष करती रही। मेरी हथेलियां फर्श पर खून सी ठंडी लग रही थीं। उसकी पकड़ और भी कसती गई, ऐसी तरह कि मेरी उंगलियां अंधेरे में बिखरती नाप की तरह लगने लगीं। मेरी आंखों के सामने अतीत के पल टूटकर गुजर रहे थे। मैंने मन में पूछा, क्या यही मेरी कहानी का आखिर है? क्या मैं भी उसी औरत की तरह मिटा दी जाऊंगी जिसकी सजा सिर्फ यह थी कि उसने प्यार किया था? यह विचार मेरे सीने में आग की तरह फैल गया। मुझे घुटन हुई, हवा पतली पड़ने लगी। मेरा शरीर अंदर से ठंडा होता गया। उस टूटती हुई हवा के बीच मुझे अचानक मंजरी की पुरानी चीखें सुनाई दी। वो चीखें जो तब उठी थीं जब मंजरी को दीवार के पीछे बंद कर दिया गया था। उस आवाज में एक तरह का अपमान और बेबसी मिला हुआ था। और मैं जान गई, ये औरत मुझे सिर्फ डराने नहीं आई, वह मुझे अपने जैसी बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि मेरी आत्मा उसकी तरह सूख कर भीतर ही मरे, एक जिंदा लाश जो चीख नहीं सकती। मेरे कानों में अब बस उसकी हंसी और उसके होंठों से गिरते कीड़े ही घुस रहे थे। आंखें धुंधली होने लगीं। मेरे दिल की कड़क धड़क मंद पड़ती चली गई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे धीरे धीरे दलदल में खींच रहा हो।
मैं अपने आप को बचाने की हर कोशिश कर रही थी, पर कुछ भीतर की ताकतें मुझे नीचे खींच रही थीं। मेरे इर्द गिर्द अंधेरा फैलता गया। अब मंजरी की वही गल चुकी जलन सी सूरत बार बार मेरी आंखों के सामने आती रही। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि लग रहा था जैसे नफरत का बड़ा कुआं हो, खून से भी गहरा। उसकी सड़ी मुस्कान मेरी आत्मा के अंदर गहरी बैठ गई। मैं समझ गई कि मैं खत्म होने वाली हूं। मैंने भीतर से अपनी आत्मा को जैसे धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। मंजरी की चीखों में खो चुकी वह आत्मा फासलों में बिखर रही थी। तभी किसी दूर से कोई हल्की सी आवाज मेरे नाम बोली, एक बिल्कुल अलग तरह की आवाज जिसमें अपनापन था, बचाने की चाह थी। वह इतनी धीमी थी कि शायद कोई चीख उसे दबा भी देता, पर मेरे भीतर उसकी एक लकीर बन गई और मैं उस तरफ खींची चली गई। जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो, मेरी सांसें अचानक लौट आईं, आंखें तेजी से खुल गईं। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई थी। आदित्य बेड पर बेसुध पड़ा था, कोई भगदड़ नहीं थी, पर अलमारी का पैनल आधा खुला हुआ था और उसी सड़ी बदबू का झोंका फिर भी आ रहा था, जैसे मंजरी अभी भी वहीं रूह में मौजूद हो, अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही हो। कमरे की हवा में कीड़े अभी भी गूंज रहे थे और फर्श पर जहां मैं गिरी थी वहां मिट्टी सी नमक लगी थी, खून की खुशबू के साथ। मैं अपने हाथों में तकलीफ सी महसूस करते हुए दीवार तक रेंग कर पहुंची और दोनों हाथों से उस पैनल को थाम लिया। हथेलियां कांप रही थीं, पर एक अजीब सी जिद मेरे भीतर जल रही थी। एक छोटी सी आवाज जो कह रही थी, अगर मैं आज रात नहीं लड़ूंगी तो मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी, न अपने घर को, न अपनी जिंदगी को, न अपनी आजादी को। मैंने नाक से बदबू खींची और दोनों हाथों से पैनल खींचकर पूरा खोल दिया। अंदर जो दिखा वह एक गहरा गंधयुक्त गड्ढा था, किसी प्रकार का खाली काला गिरदा, जहां से ठंडी हवा निकली और जिस हवा में एक बांसी सी गूंज थी, मंजरी की कुछ अटखेलियां और शायद उसके कड़े हुए शब्द जो फिर से मेरे कानों में गूंज रहे थे। अब तू भी मेरी तरह जिंदा दफन होगी। मेरी उंगलियां लकड़ी के किनारे पर फिसल रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था और उस गड्ढे की गहराई में कोई हल्की सी किंचली सी हलचल दिखी, कुछ जिंदा, कुछ मृत, कुछ जो मेरी ओर इशारा कर रहा था। मैंने अपने होंठों से हवा छोड़ी, यहां रुकना नहीं था। मैंने खुद को खींचकर पैनल के पास झुकाया और अंधेरे की ओर देखा, जहां मेरे सामने मेरा पुराना जीवन और आगे की अज्ञात रात दोनों पड़ी थीं। बाहर होटल की सन्नाटे भरी दीवारें और लिफ्ट की घंटी की महीन खटपट सुनाई दे रही थी, पर मेरे अंदर अब एक फैसला बैठ चुका था। मैं लड़ूंगी। अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो किसी और की तरह मैं भी सड़ती, टूटी हुई परछाई बनकर किसी पैनल के पीछे किसी रात के इंतजार में रह जाऊंगी।